Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 1 lecture number 8 Hairs. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी यूनिट 1 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने अभी तक बात करी कि कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हर एक कंट्री अपने अपने रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, अपने अपने जो लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मुलेट करती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एक और चीज बात करी, वो थी हमारा कॉस्मेटिकल्स, जिसमें हमने कहा कि कॉस्मेटिक्स प्लस यहाँ पर ड्रग का एक्शन दिखाती है ड्रग, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉस्मेटिक की तरह भी काम कर रहा है और ड्रग की तरह भी काम कर रहा है, दैट इज वाई इसको क्या बोल रहे हैं, कॉस्मेटिकल्स, ठीक है। और इसी के अंदर हम फर्दर डिस्कस किया कि ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर, सच एज हेयर्स पर, स्किन पर, आईज पर, टीथ पर और नेल्स पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्किन के बारे में, और अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हेयर्स के बारे में। बिकॉज जब हमें पता चलेगा कि जो हमारा ऑर्गन है जिस पर इनको अप्लाई किया जा रहा है वो किस तरीके के हैं, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम समझेंगे, तभी हम उस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट कर सकते हैं उन बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज हेयर्स। इस डिस्कशन के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके की उनकी स्ट्रक्चर होती है, किन से वो मिलकर के बने होते हैं और किस किस प्रोडक्ट के लिए वो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज हेयर्स। हेयर्स की सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि हेयर्स की बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। सो हेयर इज the simple in structure and made up of root and shaft. Here, the root is enclosed in the hair follicles which submerges into the skin in the inclination and ends down to the bulb, while the hair shaft is a part of the hair which is seen above the skin. These hairs is made up of tough protein which is called keratin that decides the strength of an hair, and these hair structure is made up of different layers and structures such as follicles and shafts. क्या बोल रहे हैं कि हमारे ये जो हेयर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में तो काफी सिंपल होते हैं और मेनली दो चीजों के मिलकर बने होते हैं, एक तो इसकी रूट पार्ट होता है और एक इसका शाफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। रूट पार्ट की बात करें तो जो रूट पार्ट होता है वो हेयर फॉलिकल के अंदर यहाँ पर इंक्लोज्ड होता है, ठीक है। स्किन से इमर्ज होता है, से स्किन से इंक्लाइन होता है और फाइनली आपके फॉल डाउन होता है किसमें, बल्ब के अंदर, जहां पर हेयर शाफ्ट जो है वो आपके हेयर के ही पार्ट के फॉर्म में देखा जाता है जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जो हेयर होता है वो टफ प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं हम केराटिन प्रोटीन, जो कि हमारे हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो हेयर होते हैं ये डिफरेंट लेयर्स के, डिफरेंट स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं, ठीक है। और मेनली यहाँ पर जो दो मेन लेयर्स होती है वो होती है हेयर फॉलिकल्स और हेयर शाफ्ट, ठीक है। तो ये आपके जो बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है वो तो है आपके हेयर शाफ्ट और ये है आपका हेयर फॉलिकल, ठीक है। इसके अंदर आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती है सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। ये आपके नीचे की तरफ यहाँ पर ये हेयर रूट है जहां से आपके हेयर इमर्ज हो रहे हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट है आपके डर्मल पैपिला, ठीक है, जो आपके ओरिजिन ऑफ हेयर होता है। यहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑल्सो स्किन की इस लेयर के अंदर यहाँ पर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो स्वेट का सिक्रीशन करती है। तो इस तरीके से जो हमारे हेयर्स होते हैं उसका एक मिड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला। ये कवर्ड रहता है किससे, कॉर्टेक्स से, और इसके सबसे बाहर की तरफ होती है आपके क्यूटिकल की लेयर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे हेयर से वो मेनली दो पार्ट से बने हैं, रूट से और शाफ्ट से, ठीक है। और यहाँ पर जो हेयर है वो मेन एक टफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो हमारे हेयर्स को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर रूट। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि जो ये हेयर, देखो हेयर के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया हमारा क्या रूट पार्ट और एक हो गया हमारा क्या शाफ्ट पार्ट। ठीक है, तो पहली बात करें अगर हम रूट की, तो दिस रूट इज मेड अप ऑफ हेयर फॉलिकल्स, हेयर बल्ब, डर्मल पेपिला, एंटीपेपिला मसल्स एंड सीबेसियस ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट होती है आपके हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल की बात करें तो इट इज ट्यूब लाइक डिप्रेशन और पॉकेट इन द स्किन और स्कैल्प दैट कंटेन्स द हेयर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर फॉलिकल की बात करें तो ये हेयर फॉलिकल एक ट्यूब जैसा डिप्रेशन होता है। आपने देखा इस तरीके का आपका एक ट्यूब जैसा डिप्रेशन होता है या पॉकेट होता है स्किन के अंदर या स्कैल्प के अंदर। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके हेयर रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, यानी कि हेयर रूट्स जो है वो एक ट्यूब लाइक डिप्रेशन है जो कि स्किन के पॉकेट में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सेकेंड आपका पार्ट है हेयर बल्ब विच इज लोएस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रैंड ऑफ हेयर विच इज थिकन एंड कब लाइक। ठीक है, हेयर बल्ब जो रहते हैं वो हेयर के स्ट्रैंड का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है, काफी थिक पार्ट होता है और क्लब शेप का ये होता है। थर्ड होता है आपके डर्मल पेपिला विच इज स्मॉल कोन शेप्ड एलिवेटेड विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल दैट फिट्स इनटू द हेयर बल्ब। ठीक है, ये जो डर्मल पेपिला होता है ये आपका एक छोटा सा कोन शेप का एलिवेटेड फॉर्म का, ठीक है, आपका हेयर पेपिला होता है जो कि हेयर के बेस पार्ट पर प्रेजेंट होता है। हेयर के जो हेयर फॉलिकल होता है उसके बेस पार्ट में प्रेजेंट छोटा सा कोन शेप का एलिवेटेड पोर्शन होता है जो कि हेयर बल्ब के अंदर लोकेटेड होता है, हेयर बल्ब के अंदर फिटेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इरेक्टर पिलाई मसल्स। ये जो इरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं ये आपके स्मॉल इनवॉलेंट्री मसल्स इन द बेस ऑफ अ हेयर फॉलिकल विच ट्रैक्स गेट गूज बम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं आपके इरेक्टर पिलाई मसल जो बहुत छोटी सी इनवॉलेंट्री सी मसल्स होती है, हेयर फॉलिकल्स के बेस पार्ट में प्रेजेंट होती है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसी की वजह से हमें गूज बम्प्स आते हैं। ठीक है, और फिफ्थ होती है आपकी सीबेसियस ग्लैंड विच इज एन ऑयल ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द स्किन एंड दैट कनेक्ट टू द हेयर फॉलिकल एंड सिक्रीट्स सीबम दैट इज ऑयली और फैटी सबस्टांस। ठीक है, फिफ्थ होती है आपके सीबेसियस ग्लैंड जो कि आपकी ऑयल ग्लैंड होती है, स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है, स्किन पोर्शन में ये प्रेजेंट होती है और ये हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्टेड रहती है और क्या करती है सीबम का सिक्रीशन करती है जो कि एक फैटी या ऑयली सबस्टांस होता है। तो इस तरीके से हेयर रूट्स आपके 5 पोर्शन से बने हैं। हेयर फॉलिकल जो कि ट्यूब लाइक डिप्रेशन है, हेयर बल्ब जो कि हेयर स्ट्रैंड का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, डर्मल पेपिला जो कि एक छोटा सा स्मॉल शेप का एलिवेशन है, हेयर फॉलिकल्स के बेस में प्रेजेंट होता है और हेयर बल्ब के अंदर फिटेड रहता है। फोर्थ होता है आपकी रेक्टर पिलाई मसल जो कि स्मॉल सी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, हेयर फॉलिकल्स के बेस में प्रेजेंट होती है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तब इसकी वजह से क्या आते हैं गूज बम्प्स आते हैं। और लास्ट होती है आपकी सीबेसियस ग्लैंड जो कि आपके हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्ट होती है और सीबम का सिक्रीशन करती है। ठीक है, दूसरा जो आपका पार्ट होता है वो होता है हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट की बात करें तो दिस हेयर शाफ्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, हेयर क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर ये बनी होती है। फर्स्ट होती है आपकी क्यूटिकल लेयर which is an outermost layer of an hair and consists of a single overlapping layer of a transparent scalp-like cells which protects the inner structure of an hair and creates shine and smoothness। क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है आपके हेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और ये एक सिंगल लेयर होती है और एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, ओवरलेप्ड लेयर रहती है और स्केल की जैसी सेल्स होती हैं जो कि आपके हेयर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एक शाइन ये यहाँ पर क्रिएट करती है, एक स्मूथनेस ये यहाँ पर क्रिएट करती है। ठीक है, सेकेंड होता है आपके कॉर्टेक्स पार्ट। कॉर्टेक्स जो कि आउटर मोस्ट है, नाम से ध्यान रखा करो, मेड्यूला मतलब कि मिड पार्ट है, अंदर का पार्ट है और कॉर्टेक्स मतलब कि बाहर का पार्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे बाहर का तो हेयर क्यूटिकल है तो ये क्या हो गया इन दोनों के बीच में हो गया। ठीक है, लेकिन मेड्यूला के तो बाहर है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाहर है हेयर क्यूटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिडिल पार्ट है। सो दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ एन हेयर विच कंटेन्स 90% ऑफ टोटल हेयर वेट कम्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स।
and produces elasticity and color which a result of a protein in the cortex। ठीक है, ये जो की मिडिल लेयर होती है और ये टोटल हेयर के वेट का 90% होती है जो कि कॉर्टेक्स से निकलती है। इलास्टिसिटी यहाँ पर मेंटेन करती है, कलर यहाँ पर मेंटेन करती है और किसकी बनी होती है, प्रोटीनियस नेचर की ये होती है, यानी कि कॉर्टेक्स में प्रेजेंट वो प्रोटीन पार्ट होता है जो कि इलास्टिसिटी, कलर, ठीक है, वेट इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। थर्ड होता है आपकी मेड्यूला पार्ट। मेड्यूला पार्ट जो है वो हेयर्स का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। So this is the innermost layer of an hair and generally only thick coarse hair which contains the medulla। ठीक है, तो ये हेयर का सबसे इनरमोस्ट पार्ट है, थिक पार्ट है और इसके अंदर कई सारे कोर्स नंबर ऑफ हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि आपके मेड्यूला में प्रेजेंट होते हैं। तो मेड्यूला कंटेन्स अ मेड्यूला। ठीक है, तो ये एक थिक पार्ट है, कोर्स पार्ट है, ठीक है, जो मेड्यूला को रखता है। तो इस तरीके से तीन मेजर स्ट्रक्चर्स का आपके हेयर शाफ्ट बना होता है, हेयर क्यूटिकल, कोटेक्स और मेड्यूला। क्लियर। हेयर क्यूटिकल सबसे आउटर मोस्ट, कोटेक्स बीच वाला और मेड्यूला सबसे आउटर मोस्ट। ठीक है, तो ये तीन लेयर्स का आपके क्या बना होता है, हेयर शाफ्ट बना होता है। नेक्स्ट है हेयर ग्रोथ साइकिल। हेयर ग्रोथ साइकिल का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो हेयर्स होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, so here the four stages of hair growth, first is the anagene, second is the ketagene, third is the telagene and fourth is the exogene। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर ग्रोथ की चार स्टेजेस होती हैं, एनाजीन, केटाजीन, टेलाजीन और एक्सोजीन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये सबसे फर्स्ट जीन है, आप स्टेज है आपके एनाजीन। इसके अंदर ये जो है आपके हेयर आपके यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है, फिर ये यहाँ से अलग हुआ। ठीक है, ये टेलोजीन में और ज्यादा अलग हुआ और फाइनली रिटर्न टू द वापस से अगेन एनाजीन। मतलब बेसिकली ये वो प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे आपका हेयर ग्रोथ करता है, फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर से नया हेयर आता है वहां पर। तो इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, so here each strand of an hair of a human body is at its own stage of development and once the hair cycle is complete it restarts and new strand of an hair begins to form। Thus the rate and speed of an hair growth is about 1.25 सेंटीमीटर और 0.5 इंचेस पर मंथ और अबाउट 15 सेंटीमीटर और 6 इंचेस पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर का हर एक स्ट्रैंड जो रहता है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसका अपना एक ग्रोथ एक साइकिल होता है, अपना एक डेवलपमेंट साइकिल होता है जिसके अंदर वो रिफॉर्म होता रहता है। ठीक है, तो जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वापिस से दूसरा साइकिल यहाँ पर चलने लगता है, यानी कि एक आपका हेयर ग्रो हुआ एंड देन वो ब्रेक डाउन हुआ, वो टूट गया, उसके बाद फिर नया वापस से नया हेयर आने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो साइकिल है कंटिन्यूअसली चलता रहता है, एक कंप्लीट फिर दोबारा से रीस्टार्ट, फिर नया स्ट्रैंड आएगा हेयर का और वो शुरू से वापस से बिगनिंग से ग्रो करने लगेगा। तो इस तरीके से हेयर्स की जो ग्रोथ होती है, हेयर्स की जो स्पीड होती है ग्रोथ होने की, वो लगभग होती है आपके 1.25 सेंटीमीटर तक ये ग्रोथ करते हैं या फिर एक महीने के अंदर लगभग 0.5 इंचेस ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है, या एक साल के अंदर लगभग आपके 15 सेंटीमीटर या 6 इंच ये एक साल भर में यहाँ पर ग्रोथ कर लेते हैं। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 0.5 मल्टीप्लाई विथ 12 इज इक्वल्स टू 6 इंचेस। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि यहाँ पर लगभग एक साल में 6 इंच आपके बाल ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, अब इन स्टेजेस की, इन फेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली फेज होती है हमारे एना फेज। एना फेज की बात करें तो दिस एना फेज इज नोन एज एन ग्रोथ फेज एंड दिस इज द फेज वेयर द हेयर्स फिजिकली ग्रोज इन अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर पर मंथ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी जो एना फेज होती है इसे ग्रोथ फेज भी बोला जाता है और ये वो फेज होती है जिसके अंदर आपके जो हेयर्स होते हैं वो फिजिकली लगभग एक महीने के अंदर 1 सेंटीमीटर तक ग्रो करते हैं। इट बिगेन्स इन द पेपिला एंड कैन लास्ट फ्रॉम 2 to 6 ईयर। ये जो है आपके पेपिला से शुरू होती है, ठीक है, और ये लगभग 2 से 6 साल तक आपके रह सकती है।
The span at which the hair remains in this stage of growth is determined by the genetics. और भाई आपके हेयर इस स्टेज में कितने टाइम तक बने रहेंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी जेनेटिक्स कैसी है, आपके बॉडी स्पेसिफिक नेचर पे डिपेंड करता है. The longer the hair stays in the anaphase, the longer it will grow. आपके बाल जितने ज्यादा वक्त तक के लिए यहाँ पर एनाफेज में रहेंगे उतने ही ज्यादा वो ग्रोथ करेंगे. एंड ड्यूरिंग दिस फेज द सेल्स इन द पेपिला डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू हेयर्स फाइबर दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी एंड द follicle buries itself into the dermal layer of an skin and to nourish the strand. और इस फेज के अंदर क्या होता है कि जो आपके पेपिला के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के न्यू हेयर फाइबर्स को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं वो यहाँ पर बर्ड हो जाते हैं और स्किन के अंदर जो डर्मल लेयर होती है वो यहाँ पर खुद क्या करती है, स्ट्रैंड को नरिश करती है. तो इट इज अबाउट 85 to 90% ऑफ हेयर ऑन वन हेड आर द एनाफेजिक एनाजीन फेज एट अ गिवन टाइम. तो लगभग एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एनाफेज के अंदर जो एक पर्टिकुलर 85 to 90% तक यहाँ पर होता है. ठीक है, दोबारा समझो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट फेज है आपके एनाफेज, एनाफेज को ग्रोथ फेज भी बोलते हैं और यहाँ पर एक महीने में लगभग 1 सेंटीमीटर तक की ग्रोथ पाई जाती है. ये आपके पेपिला फेज से शुरू होता है, लगभग 2 से 6 साल तक के लिए मेंटेन रहता है. और इस स्टेज के अंदर जो हेयर्स की ग्रोथ होती है वो इस बात से डिसाइड होती है कि कितने टाइम के लिए ये फेज में आपके हेयर्स बने रहते हैं, जो कि हर एक पर्सन स्पेसिफिक के जेनेटिक्स पर डिपेंड करेगा. जितने टाइम तक के लिए हेयर इस स्टेज में बने रहेंगे उतने ही ज्यादा वो ग्रोथ करेंगे. तो इस फेज के अंदर क्या होता है, जो आपके पेपिला के अंदर जो सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के न्यू सेल्स यहाँ पर जनरेट होती हैं. ठीक है, और ये क्या करती हैं, नए नए स्टेट्स को नरिश करती हैं. ठीक है, और इसका लगभग 85 to 90% पोर्शन जो है ये इसी फेज के अंदर आपकी हेयर्स का बना रहता है. सेकेंड है आपका कैटाजेनिक फेज. कैटाजेनिक फेज की बात करें तो द कैटाजेनिक फेज इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशनल फेज विच अलाउज द फॉलिकल्स to incense and renews itself, and during this time which lasts about 2 weeks the hair follicles shrinks due to the disintegration and the papilla detach and rest, cutting the hair strand off from its nourishing blood supply. Thus signals sent out by the body that only contains selectively affect 1% of the all hairs of one's body at a given time, which determines when the anagene phase ends and the catagene phase starts, or we can say begins. So the first sign of the catagene is the cessation of the melanin production in the hair bulb and apoptosis of the follicular melanocytes. Ultimately, the follicle is 1/6 of its original length and causing the hair shaft to be pushed upward. While these hairs is not growing during this phase and the length of the terminal fibers increases, which ultimately results in follicle pushes them upward. क्या बोल रहे हैं कैटाजीन फेज के बारे में कि इस कैटाजीन फेज को ट्रांजिशनल फेज भी बोला जाता है. और इस फेज के अंदर जो आपके फॉलिकल्स होते हैं वो एक सर्टेन लेंथ तक यहाँ पर ग्रो करते हैं. और इस सेंस के अंदर अगर हम बोले तो हम ये कहेंगे कि वो अपने आप ही क्या होते हैं, रिन्यू होते रहते हैं. ठीक है, रिफॉर्म होते रहते हैं. ठीक है, इस टाइम ये जो टाइम पीरियड होता है लगभग आपके 2 वीक तक बना रहता है और इसके अंदर जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेशन की वजह से श्रिंक हो जाते हैं. ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं और पेपिला जो रहती है जिससे वो अटैच रहते हैं उससे डिटैच हो जाते हैं. ठीक है, और जो आपके हेयर स्ट्रैंड्स है वो यहाँ पर हेयर स्ट्रैंड्स बाहर आ जाते हैं, कट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही थी जिससे नरिश हो रहे थे उसको कट कर देते हैं, वो रुक जाते हैं थोड़े टाइम के लिए. तो इसके लिए यहाँ पर बॉडी के थ्रू सिग्नल्स भेजे जाते हैं. ठीक है, जो एनाफेज के खत्म होने को और कैटाफेज के स्टार्ट होने को शुरू करते हैं. ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू ये होता है जो कि लगभग आपके एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बॉडी के सभी हेड्स को लगभग 1% ये अफेक्ट कर रहा होता है. इस कैटाजीन जो फेज होता है इसका फर्स्ट साइन ये है कि यहाँ पर जो हेयर बर्स्ट होते हैं उसके अंदर
ठीक है। तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो फर्स्ट साइन है ना इस कैटाजीन फेज का, कि जिससे हमें पता चलेगा कि भाई जो फर्स्ट फेज है हमारी एना फेज वो खत्म हो चुकी है और केटा फेज शुरू हो चुकी है, वो ये है कि यहाँ पर हेयर बल्ब के अंदर मेलेनिन प्रोड्यूस होने लगेगा, मेलेनिन के प्रोडक्शन के सेंसेशंस होने लगेंगे, और यहाँ पर जो मेलेनोसाइट्स होते हैं यानी कि मेलेनिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं वो आपके क्या होता है, उनका एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस मतलब कि उन सेल्स की जो यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और न्यू सेल्स यहाँ पर फॉर्म होने लगती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं वो आपकी ओरिजिनल जो हेयर लेंथ होती है उसका 1/6 पोर्शन यहाँ पर होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये आपके हेयर शाफ्ट को अपवर्ड आगे की तरफ पुश कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हेयर्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं होती बल्कि आपके जो हेयर्स होते हैं उनके जो टर्मिनल फाइबर्स होते हैं उनकी भी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज होती है, और ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको अपवर्ड आगे की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एनाफेज के अंदर से फॉलिकल्स जनरेट हुए, केटाजन फेज के अंदर यहाँ पर हेयर जो हेयर थी आपकी उनकी लेंथ यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होएगी। ठीक है। थर्ड होती है आपकी टेलीजन फेज। टेलीजन फेज की बात करें तो ड्यूरिंग दिस टेलीजन और रेस्टिंग फेज विच इज ऑल्सो नॉन एज शेडिंग, the follicles remains in a dormant state for around 1 to 4 months, and 10 to 15% of the hairs on one hand are in this phase of growth at a given time. Thus, in this phase, the epidermal cells lining the hair, the follicle channels continue to grow as a normal and may accumulate around the base of the hair, that is temporarily anchoring it in a place where preserving the hairs for its natural purpose without taxing the body's resources which is needed during the hair growth phase. At some point the follicles will begins to fall again or grow again and softening the anchor point of the shaft initially. Thus the hair base will break free from the roots and the hair will be shedded. Thus within the 2 weeks the new hair shaft will begin to emerge once the telogen phase is completed, and this process resulted in normal hair lossing which is known as shedding. क्या बोल रहे हैं टेलाजन फेज के लिए कि ये जो फेज होती है ना टेलाजन, इसके अंदर या जो हमारी रेस्टिंग फेज होती है जिसे शेडिंग फेज भी बोला जाता है, इसके अंदर जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं लगभग 1 से 4 महीने के लिए यहाँ पर बने रहते हैं, और इसके अंदर जो हमारे हेयर से उसका जो एक हेड पार्ट होता है वो लगभग 10 से 15% यहाँ पर ग्रोथ करता है। एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के अंदर लगभग 10 से 15% की ग्रोथ यहाँ पर शो करता है। ठीक है। इस तरीके से ये जो फेज होती है इसके अंदर जो आपके एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, उन सेल्स की जो लाइनिंग होती है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रो करती रहती है और आपके हेयर के बेस में एक्यूमुलेट होती रहती है और यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो यहाँ पर इनकोर होती है और नेचुरल पर्पस के लिए कंटिन्यूअसली प्रिजर्व रहती है और बॉडी के रिसोर्सेज को यहाँ पर बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं करती है। मतलब कि यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए जब तक उसको नीड होती है तब तक ही वो यहाँ पर बॉडी के टैक्सिंग पार्ट को यूज करती है। दोबारा समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो टेलाजन फेज होती है या इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हेयर फॉलिकल ज्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स मोस्टली डोमिनेटिंग कंडीशन में रहेंगे, एक ही स्टेज में वो बने रहेंगे, ग्रोथ भी नहीं करेंगे। लगभग 1 से 4 महीने का ये पीरियड टाइम होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो लगभग 10 से 15% की ग्रोथ यहाँ पर शो करते हैं, और इस फेज के अंदर इसका सिर्फ एक ही हेड पार्ट होता है जो कि गिवन पर्टिकुलर टाइम के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ शो करता है। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि ये जो फेज होती है ना इसके अंदर जो एपिडर्मल सेल, ठीक है, जो आपकी फॉलिकल्स को लाइन अप करके रखती है, कवर करके रखती है, वो यहाँ पर ग्रो होती है। ठीक है।
और इसके जो हेयर के बेस पार्ट होते हैं वहां पर ये एक्यूमुलेट होते जाती हैं, जिसकी वजह से टेम्परली एक पर्टिकुलर प्लेस पर वो ये स्टेबलाइज हो जाती है और नेचुरल पर्पसेस के लिए हेयर को प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी के जो टैक्सिंग पोर्शंस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको यूज नहीं करती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फॉलिकल्स है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रोथ करते रहते हैं। जो एंकोरिंग पार्ट है जहां से उनकी ग्रोथ शुरू हुई है उसको सॉफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, शाफ्ट को यहाँ पर सॉफ्ट करते रहते हैं और ये हेयर का जो बेस पार्ट होता है धीरे धीरे वो रूट से ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हेयर वहां से अलग हो जाता है, शेड आउट हो जाता है। दैट इज वाई इसको शेडिंग फेज भी बोला गया है। तो यहाँ पर विद इन 2 वीक्स के अंदर ये वाला पोर्शन, तो ये वाला हेयर तो हट जाएगा और नए हेयर्स यहाँ पर ग्रोथ करने लगेंगे, नए हेयर्स यहाँ पर इमर्ज होने लगेंगे। ठीक है, इस टेला फेज के अंदर। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर नॉर्मल हेयर लॉस होता है जिसको बोला जाता है शेडिंग। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं शेडिंग फेज। क्लियर? तो ये सारे तीनों फेजेस से मिलकर के हमारे हेयर्स यहाँ पर जनरेट होते हैं, ग्रो करते हैं, फाइनली शेड हो जाते हैं एंड देन अगेन दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट होता है, दोबारा से नए हेयर्स आते हैं, पुराने हेयर्स टूटते जाते हैं। क्लियर है? तो ये तो सारी बातें हुई किससे रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आपके ओरल कैविटी, यानी कि मुंह की बात हो रही है। ठीक है, अब मुंह में कौन है, दांत, तो दांतों की बात होगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि द कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द टीथ एंड गम्स आर। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भाई टीथ क्या होते हैं, गम क्या होते हैं, मेनली क्या क्या डिजीज डिसऑर्डर्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर इनके साथ देखने को मिलती है और किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को, इन कंडीशंस को ट्रीट आउट कर सकते हैं। So this oral cavity defined as a part of mouth behind the teeth and the gums which is bounded above by the hard and soft palate and below by the tongue and mucous membrane which connecting it with the inner part of the mandible. Thus, the state of an oral cavity is a considerable importance for an individual well-being and it is designed as an oral health. The main two diseases which affect our oral health is dental caries, that is tooth decay, and periodontal, that is gum disease. ठीक है, क्या बोल रहे हैं ओरल कैविटी के बारे में कि ओरल कैविटी का मतलब है मुंह, यानी कि मुंह का वो पार्ट जो कि दांत और जो गम से मसूड़े हैं उसके पीछे है। ठीक है, और किससे बना है, हार्ड और पैलेट का बना हुआ है, नीचे की तरफ टंग है, साइड की तरफ आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये आपके मेंडिबल के इनर पार्ट से मिलकर बना होता है। इसके अंदर आपके ओरल कैविटी आती है और ओरल कैविटी की वो स्टेट इसमें आती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो है वो वेलबींग कंडीशंस में होता है, अच्छी कंडीशंस में होता है और इन्हें ओरल हेल्थ कंसीडर यहाँ पर किया जाता है। अगर किसी पर्सन के जो दांत, मसूड़े, मुंह, पैलेट, टंग सब बढ़िया अच्छे से हैं, ठीक है, उनमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है, सब बढ़िया अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ओरल हेल्थ उनकी अच्छी है। ठीक है, मेनली जो यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं वो होती है आपके डेंटल कैरीज, के दांत जो है उनका डीके होने लगता है, इनेमल लेयर धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। और एक होती है आपकी पेरियोडंटल। पेरियोडंटल जो होती है वो आपकी गम डिजीज होती है जिसमें मसूड़े जो रहते हैं ना, वो यहाँ पर मसूड़ों में दर्द होता है ना, चबाने में दिक्कत आती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर ओरल कैविटी के साथ देखने को मिलती है। थर्ड, द कॉमन डिजीज ऑफ द ओरल कैविटी आर टूथ डीके, पेरियोडंटल डिजीज, ट्रस्ट, ट्रेंच माउथ, ड्राई माउथ, हेपेटिक जिंजिवा, स्टोमेटाइटिस, मम्स, माउथ अल्सर्स, टूथ इरोजन, स्टेन टीथ, कैविटीज, हाइपरडोंटिया एक्सेट्रा। ठीक है, इन विच हाइपरडोंटिया के अंदर एक एक्स्ट्रा टीथ रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ओरल कैविटी के साथ जो मेनली जो डिजीजेस कंडीशन देखने को मिलती है वो है आपके टूथ डीके, कि दांत धीरे धीरे जो है वो डीके होने लगते हैं। ठीक है, उनमें कीड़े लग जाते हैं, वो टूटने लग जाते हैं। ठीक है, पेरियोडेंटल डिजीज जिसमें मसूड़ों के अंदर दर्द होता है, वो रेड हो जाते हैं। ट्रस्ट, ट्रंच माउथ, ठीक है, ड्राई माउथ जिसमें मुंह जो है वो उसमें सलाइवा का सिक्रीशन कम होता है, वो ड्राई कंडीशन में रहने लग जाता है।
हेपेटिक जिंजिवा स्टोमेटाइटिस यानी कि इसकी वजह से आपके लीवर के अंदर, स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाएंगे। मम्स, माउथ अल्सर्स जो आपको पता है, ये छाले हो जाते हैं मुंह में। टूथ इरोजन, दांत धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। कैविटीज ना, गड्ढे बन जाते हैं, कीड़े वहां पे घर बना लेते हैं। एंड हाइपरडोंटिया, जिसके अंदर किसी किसी पर्सन में होता है कि ना एक ही दांत की जो रूट होती है ना, उससे एक से ज्यादा दांत निकले हुए रहते हैं, तो एक्स्ट्रा दांत वहां पे होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपरडोंटिया। तो इस तरीके की जो कॉमन डिजीजेज है वो ओरल कैविटी के साथ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से प्रॉब्लम्स होती है और कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे केयर ऑफ टीथ एंड गम। ठीक है, हम अपने दांतों को और मसूड़ों को कैसे ठीक रख सकते हैं, तो बाय ब्रशिंग, दांत साफ करके, ब्रश करके, फ्लोजिंग, रिंजिंग, ईटिंग एट नाइट, विजिटिंग द डेंटिस्ट। ठीक है, तो आप अच्छे से अपने दांतों को क्लीन रख के, अच्छे से पानी से उनको रिंस करके, साफ रख के, सही खाना खा करके, खाना खाने के बाद भी ब्रश करके, और बीच बीच में डेंटिस्ट से मिल करके अपने दांतों को और अपने मसूड़ों को सही बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गम प्रॉब्लम्स। गम्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। So these gum disease is an inflammation of the gums which line that can progress to affect the bone that surrounds and support your teeth. Thus, there is three stages of the gum disease. From last to most severe are gingivitis, periodontitis, and advanced periodontitis. ठीक है, तो ये जो गम डिजीज होती है, बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन होता है जिसके अंदर जो दांत होते हैं ना, मसूड़े, ठीक है, जो गम लाइंस होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। तो जैसे कोई गर्म ठंडा खाया है तो फिर सेंसिटिविटी होगी और दांतों में झंझनाहट होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गम पार्ट है ये आपके बोन से इमर्ज होता है और आपके दांतों को सपोर्ट करने का काम करता है, दांतों को कवर करता है, सराउंडिंग रहता है। ये जो गम डिजीज होती है तीन स्टेजेस के अंदर होती है। पहले बहुत नॉर्मल रहती है, जैसे कि जिंजिवाइटिस, जिसके अंदर सिंपली आपकी इन्फेक्शन हुआ रहता है। फिर होती है पेरिडोंटिटाइटिस, जिसके अंदर जो पेरिडोंटल कैविटीज होती है, मसूड़े रहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो आपके रेड हो जाते हैं, उनमें सेंसिटिविटी होती है। और लास्ट होता है आपके एडवांस पेरिडोंटाइटिस, जिसके अंदर बहुत एडवांस लेवल का सीवियर पेन होता है, कुछ खाने पीने में भी दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गम डिजीज होती है मेनली तीन स्टेजेस में होती है, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस और एडवांस पेरियोडोंटाइटिस। तो जब आपको जिंजिवाइटिस फील हो तभी वहां पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, ताकि सीवियर कंडीशंस के अंदर ये आगे प्रोसीड ना करे। क्यों हुआ है ये, कारण क्या है, तो कारण है बैक्टीरिया इन द प्लेग, अ स्टिकी एंड कलरलेस फिल्म दैट कंसिस्टेंटली फॉर्म ऑन योर टीथ व्हिच कॉजेज गम डिजीज. It is a plague that is not removed, and it can be hardened and turned into the tartar, that is calculus. Additionally, the dental plague will continue to form on the tartar. Thus, by brushing and flossing cannot remove this tartar, and a professional dentist will need to conduct a डेंटल क्लीनिंग टू रिमूव इट। ठीक है, तो क्या कारण है यहाँ पर गम प्रॉब्लम्स का, कि भाई आपके जो दांत है उनमें प्लेग जम जाएगा। प्लेग में क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। ये जो बैक्टीरिया होंगे काफी स्टिकी होंगे, काफी कलरलेस एक फिल्म यहाँ पर बना लेंगे जो दांत के ऊपर ये फॉर्म कर लेता है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गम डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम इस प्लेग को कंटिन्यूसली रिमूव नहीं करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये हार्ड हो जाएगा और एक टार्टर या कैलकुलस बना लेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो डेंटल प्लेग होता है कंटिन्यूसली यहाँ पर टाटा रहता है, तो इसलिए हमें कंटिन्यूसली ब्रश करने की जरूरत है, फ्लोस करने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये टार्टार, मतलब पहले तो सिर्फ आपके प्लेग होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे टार्टार या कैलकुलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, तब वो बहुत हार्ड होता है और उसको रिमूव भी नहीं कर सकते, फिर हम सिंपल ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते। तब हमको फिर डेंटल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पे अच्छे से दांतों को क्लीन करके इसको रिमूव आउट करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये गम डिजीजेस की कंडीशन है। स्टेज 1 जिसमें नॉर्मल आपके मसूड़े रहते हैं, ठीक है, ये लगभग 2 से 4 दिन की कंडीशन है। एंड अ बायोफिल्म एक्यूमुलेट्स एट इनिशियल लेशंस बिगिंस टू फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखो कि हल्की हल्की ना इस पीलेपन की बायोफिल्म यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही है, बहुत हल्की है, ये इनिशियल लेशंस है। फिर लगभग 4 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी सी यहाँ पर ये
मतलब थिकर होती जा रही है, तो द इंजरी कैन बी प्रोग्रेस टू एन अर्ली लेशन, ठीक है, ये एक इनिशियल स्टेज में यहाँ पर आ गई है। फिर आफ्टर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 सप्ताह के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से ये मसूड़ों को भी अफेक्ट करने लगेगी, ठीक है। एंड स्टेबलाइज लेसन कैन डेवलप, यहाँ पर लेशंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन भी हम जाएंगे 4th स्टेज पर, जो फाइनल स्टेज है, इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम जिंजिवाइटिस टू द पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। ये फाइनल स्टेज होती है जिसके अंदर ये अब प्लेग टार्टर यहाँ पर जम चुका है, और अब ये जो है सिंपली ब्रशिंग से भी रिमूव नहीं होगा। इसे ट्रांजिशनल फेज के अंदर कंसिडर किया जाता है, और उसके अंदर जिंजिवाइटिस से अब धीरे धीरे यहाँ पर पेरिडोंटाइटिस की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है, और गम डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बेसिकली ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब सोल्यूशन क्या है, तो सिंपली डॉक्टर्स के पास जाओ, प्रोफेशनल्स के पास जाओ, ठीक है, वो आपके इस प्लेग को पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। So a professional cleaning by your dentist or dental hygienist is the only way to remove this plaque that has built up and hardened into the tartar. सिर्फ प्रोफेशनल क्लीनिंग ही अब इसको रिमूव कर सकता है, जो जिसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा, और वो इस प्लेग को रिमूव करेगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पर प्लेग आपके टाटार में हार्ड हार्ड कैल्कस की फॉर्म में जमा हो गया है, उसको रिमूव करेगा। If the gum disease is more advanced, then the scaling and root planning can be performed to treat the diseased periodontal pockets and gum infections. ठीक है, तो यहाँ पर जो गम डिजीज धीरे धीरे बहुत एडवांस होती जाएगी, और ज्यादा वो फैलती जाएगी, स्केल होती जाएगी, रूट्स में भी वो चली जाएगी, ठीक है। और गम्स के लिए पेरियोडोंटल पॉकेट्स, यानी कि जिसके अंदर आपके दांत फिट है ना, जिस पेरिडोंट के अंदर, उसको भी अफेक्ट करने लगेगी, गम्स में भी इन्फेक्शन करने लगेगी। And hence dental hygienist uses an ultrasonic sealing device to remove this plaque, tartar and food debris above and below the gum. जो आपके डेंटिस्ट होते हैं ना, हाइजीनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक सीलिंग डिवाइस को यूज करते हैं इस प्लेग या टार्टार को रिमूव करने के लिए, या कोई फूड डैब्रीज यहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको रिमूव करने के लिए, और इस गम लाइन को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या मेंटेन की जाती है, ओरल हाइजीनिसिटी को मेंटेन किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट, और कंप्लीट होती है हमारी ये यूनिट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।